218 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 34 33 तक हो गया जरा। 34 में लिखा है अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हमें ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढ के बतानी है जिससे करंट रेशियो भी कम हो जाएगी और क्विक रेशियो भी कम हो जाएगी। एसेट साइड में 2 आइटम, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। लायबिलिटी साइड में 3 आइटम, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। पहले ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग बेच दी तो उसमें बताइए एनसी में क्या होने वाला, सीए में क्या होने वाला। सीए में जो आइटम प्लस होगी वो कैश है। ऐसे बोलूं कि सर सीए के 2 पार्ट हैं, एक क्विक एसेट और यहाँ पे स्टॉक लिख दूं। प्रीपेड एक्सपेंस इन जनरल नहीं होते। सीए के 2 पार्ट होगा, एक स्टॉक और एक क्विक एसेट, है ना। तो जो मशीन बेचेंगे हम तो इससे क्विक एसेट बढ़ेगी, करंट एसेट भी बढ़ेगी, ठीक बात है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मतलब न्यूमरेटर में करंट एसेट है, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है सर लिक्विड एसेट या क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, अगेन न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगी। तो पहली ट्रांजैक्शन में ये दोनों रेशियो बढ़ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है रेशियो कम हो ऐसा ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन आंसर नहीं। बी ऑप्शन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट लॉस, मतलब सर मान लीजिए हमने 10,000 रुपए के गुड्स 8,000 में बेच दिए, ऐसे ही हुआ है। कहां प्लस कहां माइनस करो बताइए। कैश प्लस हो गया एग्जांपल 8,000 से, और स्टॉक माइनस हो गया, स्टॉक माइनस होगा ना, एनसी में क्यों आएगा, स्टॉक बेचा, और एसेट्स में से 2,000 रुपए कम, क्योंकि सर शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। प्रॉफिट से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा और लॉस से कम हो जाएगा। तो 3 इंपैक्ट पड़ रहे हैं इसके। हमारे फॉर्मूले में क्वेश्चन में करंट रेशियो है, करंट रेशियो में सीए न्यूमरेटर है जी, बताइए सीए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि नो चेंज, डिक्रीज हो रहा। करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है 8,000 से, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक बात है। तो हमें डिक्रीज ही चाहिए करंट रेशियो में, एक तो हमारा पार्ट सोल्व हो गया। और क्विक रेशियो पे आते हैं सर। क्विक रेशियो में न्यूमरेटर में लिक्विड एसेट है, क्विक एसेट्स है, बताइए जी क्विक एसेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। तो लिक्विड रेशियो बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। तो बी ऑप्शन में करंट रेशियो तो कम हो रही है लेकिन लिक्विड रेशियो बढ़ रही है, और हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसमें दोनों रेशियो घटे, इसलिए बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी पॉइंट इसी का, कैश पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। सर मैंने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर को पैसे दे दिए, बताइए कहां प्लस कहां माइनस, तो जगह माइनस। क्विक एसेट कम हो जाए क्योंकि कैश कम हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो जाए क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए। अब दोनों जगह माइनस, तो आंसर प्लस होता है कि माइनस होता है, डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर बढ़ा कि डिनोमिनेटर बढ़ा। अगर न्यूमरेटर बढ़ा तो साइन चेंज हो जाता है जी, और दोनों जगह माइनस है तो रेशियो प्लस हो जाएगी। न्यूमरेटर छोटा है तो रिवर्स हो जाता, सेम रहता है, हर जगह माइनस तो आंसर पे माइनस। ये डिस्कस हो चुका है पहले जब चैप्टर आपको करंट रेशियो पढ़ाई गई थी, ध्यान ना हो तो उसकी क्लास एक बार दोबारा देखें। इस क्वेश्चन में तो सर बताया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कि न्यूमरेटर बढ़ा के डिनोमिनेटर बढ़ा, तो सी ऑप्शन में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि शायद दोनों रेशियो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि दोनों जगह माइनस हो रहा है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इस वाले रेशियो में भी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये रेशियो घट जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी, तब न्यूमरेटर छोटा है तो घट जाएगी। तो सी ऑप्शन मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, डिपेंड्स ऑन अदर ऑप्शंस। अगर ए बी और डी तीनों पक्का गलत है तो सी टिक लगा देंगे हम, ठीक है।
मतलब सी, अब हम सी में हम कुछ ये नहीं कर पा रहे कंफर्म कि शायद सी सही आंसर है, शायद सी गलत आंसर है, न्यूमेरिक डिनोमिनेटर पे डिपेंड है, क्योंकि हमें दे नहीं रखा, तो हमें डी चेक करना पड़ेगा, उसके बेस पर दे पाएंगे आंसर। आप इस टाइप के क्वेश्चन भी देख पा रहे हो, देखो इसमें हम श्योर नहीं है कि आंसर सही है कि नहीं, तो बाकी सारे गलत हैं, इस पर टिक लगाया है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। स्टॉक खरीदा है सर हमने उधार में, स्टॉक खरीदा है हमने उधार में, बताइए स्टॉक प्लस सीएल प्लस उधार में खरीदा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। मुझे बताइए कि करंट रेशियो में क्या होगा, डिक्रीज। ये कैसे बताया आपने, ये कैसे बताया डिक्रीज होगा, दोनों जगह प्लस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूमरेटर बढ़ा का डिनोमिनेटर बढ़ा। मुझे बताइए यहाँ पर लिक्विड रेशियो में ऊपर कुछ नहीं हो रहा, नीचे प्लस हो रहा है। यस सर डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो कम होती है। यस डिक्रीज, तो ये तो पक्का डिक्रीज हो रहा है, इसकी श्योरिटी नहीं है, सी ऑप्शन में किसी की श्योरिटी नहीं है, तो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर होगा। सही है जी। क्वेश्चन 35 पर आ गए हैं जी हम। करंट रेशियो दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है और वर्किंग कैपिटल मांगी जी। करंट रेशियो के फॉर्मूले में लिख दो करंट लायबिलिटी को, करंट एसेट डायरेक्ट सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व कीजिए खुद से। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 2.5:1 है, करंट एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी 2 लाख, तो करंट एसेट कितनी आ गई 5 लाख। 5। वर्किंग कैपिटल मांगी है, फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, Current asset minus CL। CA माइनस CL, आपको डिस्कस कर लिया था पहले वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, 3 लाख। ऑप्शंस के बराबर में स्पेस है, मान नोट कर सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करें, आपकी इच्छा। आंसर कितना ही आसान लग रहा हो तभी नोटिंग जरूर करें। 36 पर आ गए जी हम। इसमें लिखा हुआ है कि NCA है 26 लाख, करंट एसेट है 9 लाख और शेयर होल्डर फंड्स है 21,50,000। टोटल डेट बताना, टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। CL। तो यहाँ पर NCL और CL की बजाय टोटल डेट लिख दूं, बताओ कोई चीज है निकालने के लिए। 13,50,000। टोटल कर दें एसेट साइड का, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक बात है। अब बैलेंस शीट के फॉर्म में ना करके इसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं कि SF प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू NCA प्लस CA, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी बराबर होती है। फॉर्मूला मैंने लिखा भी हुआ है 36 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा है टोटल डेट के बराबर में NCL प्लस CL, एग्जाम में गिवन नहीं होगा ये NCL प्लस CL। थर्टी 37 क्वेश्चन पर आ गए जी। यस कंपनी की प्रोप्राइटरी रेशियो 25% है। फॉर्मूला बताएं प्रोप्राइटरी रेशियो का, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू में 100। प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर फंड दिखाएगा, ये 100 से ऊपर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मैक्सिमम 100 हो सकता है। NCL भी नहीं है, CL भी नहीं, तो 100 हो सकता है, अदरवाइज 100 से कम ही होगा। ये रेशियो बताता है कि कितना परसेंट पैसा खुद का लगाया हुआ, जितना हायर होगा उतना रिस्क कम होगा। हम चाहते हैं कि ये रेशियो 30% हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि ये रेशियो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इन चार में से किस तरीके से ये रेशियो बढ़ सकती है, ये सारे माइंड लगाए जाते हैं मंथ के लास्ट में, मार्च के मंथ के लास्ट में, क्योंकि सारी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, सारी रेशियोज कैलकुलेट होंगी 31 मार्च को। तो हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अकाउंटेंट को बोलते हैं 10 मार्च 15 मार्च के आसपास ये काम करो, अभी एक इनफॉर्मल रूप में एक बैलेंस शीट बनाओ, सारी रेशियो निकालो। सारी रेशियो निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी रेशियो कितनी आ रही है, कॉम्पिटिटर्स वगैरह से कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, वो लगता है कि रेशियो बेकार हो, इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करो। जैसे ये क्वेश्चन ले लो, हमारी प्रॉपर्टी 25% होनी चाहिए,
25% है और 30 होनी चाहिए, तो कोई ना कोई पेमेंट या रिसीट कर लेंगे ताकि रेशियो हमारी ठीक हो जाए और हमारी पोजीशन सही है। एग्जाम में हम लोग करते हैं, पूरे साल पढ़ते नहीं, एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं कि मार्क्स अच्छे आ जाए, ये शो हो कि पूरे साल पढ़ाई करिए। सेम चीज कंपनी में होती है अकाउंट्स में। चलिए जी, आपको बताना है कौन सी ट्रांजैक्शन से हमारी रेशियो बढ़ जाएगी। पहला है इंक्रीज इक्विटी, न्यूमरेटर में सर एसएफ है, अगर एसएफ बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ जाएगी। यस सर। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या था सर, लोन कम कर दो, तो एनसीएल कम करने से क्या होगा, एनसीएल कम करने से टोटल एसेट कम हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगी। यस। सी ऑप्शन, दोनों काम कर लो, कि थोड़े से शेयर्स इशू कर लो, थोड़ा सा लोन चुका दो, दोनों काम भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सारे ऑप्शन सही। यस। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी कह रहा है। सी ऑप्शन कहता है कि दोनों काम करते हो थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन ए में हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। ऑप्शन बी में सिर्फ एक काम कर रहे हैं, लोन चुका रहे हैं। ऑप्शन सी में दोनों काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा शेयर इशू करें, थोड़ा सा लोन चुका दिया। 38 पर आ गए जी हम। वर्किंग कैपिटल 7,20,000, मतलब सीए माइनस सीएल। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर और बीपी दो चीज। अदर करंट लायबिलिटी, मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि सीएल 2,40,000 है। यस सर। ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी मिलकर के करंट लायबिलिटी बन जाएगी। और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल भी पता है, सीएल भी पता है, फटाफट से सीए निकाल दो। 9,60,000। सॉल्व कीजिए खुद से। वर्किंग कैपिटल भी पता है, सीएल भी पता है, सिर्फ सीए फाइंड आउट करना है आपको, कर लो तुरंत। सीए आ गया सर 9,60,000। क्वेश्चन में मांगी है करंट रेशियो सीए, कौन सी है, खत्म काम। 4:1 बी ऑप्शन। यस सर। सभी से हो पा रहा है, चेक कीजिए। यस सर। बढ़ सकते हैं आगे। 39 पर आ गए जी हम। करंट एसेट्स पता है, इन्वेंटरी पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, करंट रेशियो मांगी है, तो बताइए इन्वेंटरी को प्लस करना है कि माइनस करना है? कुछ नहीं करना। इग्नोर करना है सर, एक्स्ट्रा आइटम दे रखी। जो वर्किंग कैपिटल पता है और सीए पता है, तो सीएल निकाल लीजिए फटाफट से। वर्किंग कैपिटल पता है, सीए पता है, सीएल निकाल लीजिए फटाफट से। फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला लिख दिया मैंने बोर्ड पर। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल, इन दोनों की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में लिखी हुई है, फटाफट सीएल निकालो। So 2.5:1. सीए कितना आया जी? सीएल दे रखा 4 लाख। सीएल कितना आया? 60,000. 2.5:1. क्वेश्चन में सर सेम क्वेश्चन, करंट एसेट की जगह कोई एसेट लिखा होता तो क्या करते? So current assets minus कर देते हैं. प्लस कर देते। क्विक एसेट में इन्वेंटरी प्लस कर देते तो वो सीए बन जाता। ठीक है, तो अगर करंट एसेट की जगह करंट एसेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो वी आर प्रेज्यूमिंग कि इसके अंदर इन्वेंटरी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने दोबारा से ऐड बैक नहीं करा। क्वेश्चन में करंट एसेट की जगह अगर कोई एसेट दे रखा होता, उसके अंदर इन्वेंटरी एडेड नहीं होती तो ऐड करते हैं। ठीक है, Yes sir. सेम क्वेश्चन में क्विक रेशियो निकालो जरा, कैसे निकालोगे? One point two five is to 1. क्विक रेशियो
का फॉर्मूला होता है सर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो डिनोमिनेटर तो हमें पता है पहले से, करंट लायबिलिटी 1,60,000। क्विक एसेट कैसे निकालूं? करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो। करंट एसेट 4 लाख है, 2 लाख का स्टॉक माइनस कर दो इसमें से, तो 2 लाख क्विक एसेट 2 लाख रुपए आ गए। 2 लाख न्यूमरेटर, 160 डिनोमिनेटर। 5:4। ठीक, क्वेश्चन 40 पर आ गए जी हम। सॉल्वेंसी रेशियो का कौन सा पार्ट नहीं है? सॉल्वेंसी रेशियो सर जो लॉन्ग टर्म वाली बात करता है, एसएफ, एनसीएल इनकी बात करता है। ए ऑप्शन सिर्फ सीएसीएल की बात करता है, इसलिए ए ऑप्शन सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट नहीं है। फोर्टी वन पर आ गए जी। टोटल एसेट्स दे रखी हैं और टोटल डेट्स दे रखे हैं। एक्सटर्नल डेट 1 लाख और करंट लायबिलिटी 50,000। डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चाहिएगा इसमें। डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी, डेट मतलब एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, और अपॉन इक्विटी मतलब एसएफ शेयर होल्डर्स फंड्स। ये 2:1। उसमें देखिए सबसे पहले टोटल एसेट्स 120 का टोटल यहां लिखूंगा, टोटल एसेट्स 125। यस सर। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल डेट एक्सटर्नल। कैपिटल को भी इंटरनल डेट कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, हमने पढ़ा 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 में। कैपिटल इज आल्सो नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। तो बाहर वाली लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। ये दोनों बाहर वाली लायबिलिटी, ये दोनों जो हैं 1 लाख। एक्सटर्नल डेट इज 1 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी 50,000। करंट लायबिलिटी 50,000। करंट लायबिलिटी अगर 50,000 है और एनसीएल सीएल मिलाकर 1 लाख है, तो ये कितना होगा? 50,000। अगर ये 50,000 है, ये 50 और टोटल 125, तो ये कितना होगा? 25। फॉर्मूले में ये तो है हमारा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एनसीएल 50,000, डिनोमिनेटर में एसएफ 25,000। आंसर आ गया 2:1। पढ़ सकते हैं ये आगे? यस यस। (42) क्वेश्चन दी। From the following which ratio is not a part of activity ratio? एक्टिविटी रेशियो सर होती है जहां पर सेल होती है। टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। वहां टर्नओवर नहीं है, सेल्स नहीं है। 43 पर आगे जी। जीपी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? सी ऑप्शन। बी तो नहीं है, बी में सी को उल्टा लिख दिया हमने। नो। ए ऑप्शन कौन सी रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है या नेट सेल्स होता है? नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। 44 सेल पता है, जीपी पता है, जीपी रेशियो को क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। 45 फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच फार्मूला इज करेक्ट फॉर ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो बोला हुआ है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर में होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिनोमिनेटर में क्या लें? सेल्स। यस सर। ये ऑप्शन हो गया जी। यस सर। 46 पर आ गए। सेल्स पता है 9 लाख, जीपी पता है, कॉस्ट पर ध्यान रखिए जी, कॉस्ट पर है जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000। ऑपरेटिंग रेशियो मांगी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मांगी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांगी है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मांगी है। फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
उंगली भोला वाले से लग रहे हैं सबके सब। सर कॉस्ट पर 25% का प्रॉफिट है, जीपी कॉस्ट पर है 25%, मतलब 1/4 तो सेल पे कितना होगा? जीपी 1/4 ऑन कॉस्ट है, मतलब अगर मेरी कॉस्ट 4 रुपए है तो मेरा प्रॉफिट 1 रुपए है, तो मेरी सेल कितने रुपए होगी? 5 रुपए, प्रॉफिट तो वही रहेगा। 9 लाख रुपीस की सेल है, प्रॉफिट कितना हुआ? 1,80,000। तो सीओजीएस कितना हुआ? 7,20,000। ये प्रॉफिट कॉस्ट निकालने के आपको 4 तरीके बताए गए थे जब टॉपिक पढ़ाया गया था। एक्स मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, कन्वर्ट करके कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। ध्यान नहीं है तो उसकी क्लास दोबारा से देखें, रिकॉर्डिंग इसकी। रूटिंग चालू रखें। जी बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन में सर निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो। तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए दो चीजें, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सीओजीएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर है। सीओजीएस को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दो। डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 9 लाख। सेल्स 9 लाख। कितना आ गया जी? 90%। 90%। सेम क्वेश्चन मुझे बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है? 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो को जोड़ करके 100 आता है। अगर एक 90 है तो दूसरा 10 है। 47 पर आ गए जी। कैलकुलेट करनी है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर रेवेन्यू पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है छोड़ो। 48 पर आ गए जी। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, अगर सेल्स पता ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ फटाफट से। सर जो आएगा 100 माइनस है। सर अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75,000 है और सेल 5 लाख है, तो ऐसे ना बोल दो कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। आ जाएगा ऐसे आंसर। 5 लाख रुपए की टोटल सेल है, इसमें मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75,000 है, तो बाकी बचा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो हो। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो मांगी है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने, 425 आ गई। नीचे सेल्स 5 लाख इनटू 100, 85%। सही है जी। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा फिर? 15% आ रहा होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो अगर 85% है तो प्रॉफिट रेशियो 15% होगी। 47 में डी और 45 में ए, 48 में ए। 49 में आगे इनमें से कौन से रेशियो प्रॉफिट से मतलब नहीं है? लिक्विड रेशियो में सर कोई प्रॉफिट नहीं आता, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। ट्रू फॉल्स पे आ गए जी। Accounting ratios are those that are based on financial statements and express an arithmetical relation between various variables। सही है जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन अकाउंट्स रेशियो सही, ट्रू हो गया।
क्विक रेशियो बताता है नॉन करंट असेट नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। सही लिखा गलत लिखा? गलत लिखा है सर। किसके क्या होना चाहिए एनसीए की जगह? सर सीए एक्सक्लूडिंग नहीं, स्टॉक क्विक एसेट, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट होना चाहिए एनसीए की जगह, और सीएल होना चाहिए एनसीएल की जगह, तो ट्रू होता है ना। यस थर्ड क्वेश्चन, सॉल्वेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द एंटरप्राइजेज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एट मैच्योरिटी। देखिए लॉन्ग टर्म में हम दे पाए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताइए कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ा था हम? सॉल्वेंसी के अंदर ही पढ़ा था। न्यूमरेटर में आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिनोमिनेटर में आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, तो सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट है। सही, ट्रू। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे हम, ये चीज चेक कर रहे हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट आ रहा है जी, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। ध्यान रहे, लूज टूल और स्टोर एंड स्पेयर्स ये करंट एसेट्स का पार्ट है, सिर्फ करंट रेशियो का पार्ट नहीं और कोई रेशियो का पार्ट नहीं। अदरवाइज कोई भी रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो तो करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट के अंदर आएगा। तो वर्किंग कैपिटल भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, करंट एसेट के अंदर ये वाले एसेट्स भी आएंगे। इसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडेड, इसलिए लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स ये करंट रेशियो में नहीं आता, क्विक रेशियो में नहीं आता, लेकिन करंट एसेट में आता। तो कोई भी हम फॉर्मूला लगा रहे हो क्विक रेशियो करंट रेशियो के अलावा, यहाँ पर आपको सीए चाहिए तो वहाँ पर लूज टूल्स स्टोर एंड स्पेयर आएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, यहाँ पर भी जो सीए लेंगे हम वो ये आइटम इंक्लूड करके लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सक्लूड करके लेंगे, इसलिए फॉल्स। ये लिखा हुआ है देखिए, लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर्स कंसीडर कहां-कहां किया जाता है? बैलेंस शीट में कंसीडर करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम कंसीडर करेंगे, सीए निकालते टाइम कंसीडर करेंगे। कहां कंसीडर नहीं करना? करंट रेशियो में और कोई रेशियो। सही? यस सर। पॉइंट नंबर 5, व्हेन लॉन्ग टर्म डेट्स आर इंक्रीज्ड, मतलब लोन ले रहे हैं कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, एंड शेयर होल्डर्स फंड्स रिमेन अनचेंज्ड, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ना शेयर इशू कर रहे हैं ना शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगी। क्यों फॉल्स? NCL अपॉन SF ये फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये वाला बढ़ रहा है तो रेशियो तो बढ़ेगी, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगी। सही लिखा है। डेट इक्विटी सॉल्वेंसी रेशियो होती है जिससे ये जहां पर भी लॉन्ग टर्म की SF की NCL की बात होती है वो सारी सॉल्वेंसी रेशियो है। सही। करंट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी की जगह क्या लिखा होना चाहिए? लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो होती है। A ratio is a division of one figure by another, बिल्कुल सही लिखा है जी। Solvency refers to the ability of the firm to meet its current liability। फॉल्स। सॉल्वेंसी रेशियो जो होती है वो लॉन्ग टर्म हमारी एबिलिटी चेक करती है, नीचे मेंशन कर रखा है मैंने अभी। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म या करंट ऑब्लिगेशंस के लिए, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए। 10th पर आ गए जी हम, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन दो टर्म में क्या फर्क है? बैंक एक वर्ड, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दो टर्म्स में क्या फर्क है? लैंडिंग होल्डिंग करता है बैंक्स और फाइनेंस लैंडिंग करती है मनी। जैसे कि तो बैंक हमें लोन देता है, फाइनेंस से लोन नहीं देती, तो देखिए तो वो इंटरेस्ट भी तो देती है। इंटरेस्ट बैंक भी लेता है, इंटरेस्ट के लिए लोन कौन देगा? हाँ जी, डिपॉजिट्स नहीं लेते। एग्जांपल जैसे कि मुथूट फाइनेंस। हाँ जी, मुथूट फाइनेंस मुथूट फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड हालांकि हमें कंपनी से लिंक नहीं होगा उसका, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होगा वो मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर्स खरीद करके, लोन नहीं देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बड़ी टर्म है, बैंक उसके अंदर आता है। फाइनेंस में एक वन वे ट्रांजैक्शन होती है और बैंक में टू वे ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनका कहना ये है कि सर बैंक में टू वे ट्रांजैक्शन मतलब बैंक पैसा ले रहा है तो बैंक पैसा दे भी रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हालांकि ये दोनों काम करता है,
फंड इशू के पास पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, चाहे वो शेयर्स इशू करके आएगा या लोन लेकर के आएगा, मतलब फंड्स कहीं ना कहीं से तो कंपनी के अंदर आएंगे ना। फंड इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये है कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी ऐसे काम नहीं होते। बाकी दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही मनी में डील करते हैं, दोनों के लिए गुड्स जो है वो मनी है, दोनों का काम लोन देना है, ये सिमिलैरिटी है। दोनों में एफडी या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट काम नहीं होते, बैंक में होता है, फंड इंस्टीट्यूशन में नहीं होते। फंड इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं, ऐसी कंपनियां बनाई जाती हैं जो लोन देती हैं अदर कंपनीज को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और पैसा लेकर के आते हैं वो भी, चाहे वो शेयर्स इशू करके लाएं या डिवेंचर इशू करके लाएं। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम जब इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं, रेशियो के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारी कंपनी में हमने बैंक से भी लोन लिया हुआ है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया हुआ है, तो दोनों के दोनों हमारी कंपनी के रेशियोज चेक कर रहे हैं कि कंपनी डूब ना जाए। ये लिखा हुआ है जी कि ये दोनों चेक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन, हु गिव लॉन्ग टर्म लोन्स आर इंटरेस्टेड इन सॉल्वेंसी रेशियो। सही है जी बात? Yes, sir. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं आता ही नहीं, तो कैसे चेक करेगा? फॉल्स हो गया। न्यूमरेटर में क्या होता है इस फॉर्मूले में? टर्नओवर। डिनोमिनेटर में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल। उस पूरे फॉर्मूले में कहीं फिक्स्ड एसेट्स आए नहीं, उसको कैसे चेक कर सकता है? ट्वेल्थ पॉइंट पर आ गए जी हम। करंट रेशियो इंप्रूव्स विद इंक्रीज इन क्रेडिट परचेजेस। इंप्रूव मींस इंक्रीज, भले आइडियल रेशियो ऑलरेडी है। तो हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं, इससे करंट रेशियो बढ़ेगी या कम होगी या कोई चेंज नहीं होगी? सर दोनों बढ़ेंगे, लेकिन वो कंडीशन डिपेंड करेगी। अगेन सर देखिए, अगर हम गुड्स खरीदते हैं उधार में तो हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा, सीए के अंदर स्टॉक आएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, सीएल के अंदर क्रेडिटर बढ़ेगा, दोनों जगह प्लस होना है। अब आंसर में बढ़ेगा कि कम होगा वो डिपेंड करता है रेशियो पर। रेशियो क्वेश्चन के अंदर देने रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रिजम्पशन की बात। प्रिजम्पशन होती है आइडियल रेशियो, तो प्रिजम्पशन इज आइडियल रेशियो 2:1। तो बताइए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, दोनों जगह प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? माइनस होगा। इसमें लिखा हुआ इंप्रूव होगा, इसलिए फॉल्स हो गया। बाकी रिवीजन के लिए मैंने ऊपर लिखी हुई सारी बातें फिर से। न्यूमरेटर प्लस तो रेशियो प्लस, न्यूमरेटर माइनस तो रेशियो माइनस। 13 पॉइंट, करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी अगर हम सेल कर दें गुड्स को प्रॉफिट पर। गुड्स बेचते हैं अगर हम 10,000 के गुड्स हम 12,000 में बेच दें तो हमारी करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। चेक करते हैं जी। मुझे बताइए जी, मैं 10,000 के गुड्स 12 में बेचे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस करूं? सीए तो माइनस हो जाएगा। सीए माइनस कर दूं 10,000 से क्योंकि स्टॉक कम हो गया, और प्लस कर दूं 12,000 से क्योंकि हमने गुड्स महंगे बेचे हैं। अब ये उधार भी हो सकता है और ये कैश भी हो सकता है। 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो ऐसा बढ़ जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं। अब बताइए जी आपको क्या लगता है, करंट रेशियो बढ़नी चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ेगी, क्योंकि सीएल में तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। करंट एसेट्स 12,000 से बढ़ रही है, 10,000 से कम हो रही है, तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स 2,000 से बढ़ रही है। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ इंप्रूव, तो सही है, ये ट्रू हो गया है। यस सर। 14th पर आ गई है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्लूड ओनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, डू नॉट इंक्लूड सेल्स एंड एक्सपेंसेस रेशियो। सही लिखा है गलत लिखा है बताइए? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो भी तो है जो एक्सपेंस वाली, और सेल्स भी आती हैं इनके अंदर, ठीक है जी। फॉल्स हो गया इसमें। 15th कहता है जी, जीपी रेशियो जितना कम होगा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। गलत लिखा है जी, जीपी रेशियो में हायर द बेटर होता है, प्रॉफिट ज्यादा तो रेशियो भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। 16th कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस
एंड असेसिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जीपी रेशियो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता। जैसे हमने पास्ट एक्सपीरियंस से देख लिया कि हमारा जीपी रेशियो 20% है, हमारा मार्जिन 20% है। कोई भी मैं सामान बेचूं, कोई नया ऑर्डर आता है उसको बेचूं, तो 20% के हिसाब से मैं मार्जिन रखूंगा। या फिर तो वैसे में कब काम आता है, जब हमारे पास ना ऑर्डर कोई ऐसा आता है जो नया है, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोफा चेयर वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई ऑर्डर देता है कि मुझे इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, इस टाइप का मटेरियल चाहिए, इस कंपनी का ये सामान चाहिए, तो ऐसा बना। तो फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ऐसे केस में हम कितना प्राइस बोले तो हम पहले कॉस्टिंग लगाएंगे अपनी, तो मुझे इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, इतने रुपए की लेबर लगेगी, मुझे कॉस्ट कितने रुपए पड़ेगी। 20% का हमारा मार्जिन है, हमारा जीपी रेशियो से पता, फिर उसके अंदर ऐड कर लेंगे, बता देंगे कितना पैसा लगेगा। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है हमारी जीपी रेशियो। दूसरा है इसी के अंदर कि हमारी एफिशिएंसी बताता है ट्रेडिंग की। देखिए जीपी जितना ज्यादा उतना एफिशिएंट है हम। अगर हम 10 रुपए की चीज ला करके इसको 10.5 में बेच रहे हैं तो हम कहाँ के एफिशिएंट हैं। 50 पैसे पे तो कोई भी काम कर सकता है। हम अगर बिजनेस में अच्छा मार्जिन लेकर के भी अच्छी सेल कर पा रहे हैं तो हमारा टैलेंट है, हमारे फर्म की गुडविल है। तो एफिशिएंसी जीपी रेशियो में होती है। जीपी रेशियो के दम पर ही हम अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे करते हैं। तो जीपी रेशियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए ट्रू हो गई ये बात। क्वेश्चन में कहता है आइडियल रेशियो 1 है जी, आइडियल रेशियो लिक्विड रेशियो की, सही है? यस सर, यस सही। 18 ratios derived from financial statements are subject to limitations of financial statements। बैलेंस शीट में अगर कुछ कमियां हैं तो हमारी रेशियो के आंसर में भी वो कमियां रिफ्लेक्ट करेंगी। सही? ट्रू हो गई जी बात। एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो होती है, सही है? शेयरहोल्डर ऑफ अ कंपनी यू विल कंप्यूट लिक्विडिटी रेशियो। नहीं, लिक्विडिटी रेशियो कौन देखेगा? क्रेडिटर देखेगा, ठीक है जी। शेयरहोल्डर इन्वेस्टर है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेगा सबसे पहले, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। 21 solvency ratios are calculated to know whether the company employs its resources efficiently। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अगर हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो टर्नओवर रेशियो बताता है, एक्टिविटी रेशियो बताता, ठीक है। सोल्वेंसी रेशियो तो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, रिस्क ज्यादा तो नहीं, ये चीज बताता है। फॉल्स हो गया। 22 अगर हम करंट लायबिलिटी को पे कर दें तो हमारी करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी 2:1। बताइए, करंट लायबिलिटी पे कर रहा हूं मैं तो मेरा सीए कम हो जाएगा और सीएल कम हो जाएगा अमाउंट से। यस तो न्यूमरेटर में भी माइनस, डिनोमिनेटर में भी माइनस, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर अपोजिट हो जाएगा। दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस, इंप्रूव हो जाएगी। ये चीज समझाई हुई है पहले से कि माइनस माइनस होता है तो आंसर प्लस होता है। इसको जरूर देखें क्लास के अंदर कि क्या लॉजिक था इसके पीछे। सही है जी, आंसर ट्रू है इसका। यस यस। 23 रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI बैंक विल डिक्लाइन डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी। चलिए जी लोन ले लेते हैं। लोन लिया जी बैंक से, बताइए कहां प्लस कहां माइनस करूं? NCL में प्लस और CA में प्लस। डेट इक्विटी रेशियो में ये तो होता है हमारा न्यूमरेटर NCL और ये होता है डिनोमिनेटर SF। तो अगर रेशियो में न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगी, इंप्रूव आंसर है इसका। इसमें क्या लिखा है? इंप्रूव पे डिक्लाइन। सर फॉल्स हो गया। कौन सा पॉइंट था? 23 डिक्लाइन लिखा हुआ है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, इंप्रूव होएगा इसका। 24 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेटर इंडिकेटर है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानने का, सही है, इसलिए निकालते हैं। A low trade receivable turnover ratio is an indicator of efficiency of management। कोई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर क्या होता है? सेल्स। सेल्स जितना ज्यादा उतना अच्छी बात। डिनोमिनेटर में क्या होता है? डेटर्स। डेटर जितना कम बैलेंस रहे, मतलब हम जैसे ही सामान बेचें जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा तो डेटर कम से कम रहेंगे। तो न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, मतलब रेशियो हायर होनी चाहिए। तो लो रेशियो अच्छा इंडिकेटर नहीं करेगा, हाई रेशियो अच्छा इंडिकेट करेगा। फॉल्स हो गया इसका आंसर। अकाउंटिंग रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द टू आइटम्स। सिम ने लिखी जी दोबारा।
ट्रू है। प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर किया जाता है, ये एडवांटेज है, लिमिटेशन है, सॉरी एडवांटेज नहीं है, फॉल्स हो गया। क्विक रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में बात करता है, फॉल्स है। क्या होना चाहिए था? करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं सर, या क्विक लिक्विड एसेट। स्टॉक। अच्छा करंट रेशियो होना चाहिए था यार। 29 डेट इक्विटी रेशियो निकालते टाइम सारे के सारे एक्सटर्नल डेट को कंसीडर करते हैं। एनसीएल डेट इक्विटी रेशियो के टाइम देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। टोटल डेट्स टोटल लायबिलिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बोलो या टोटल डेट बोलो, ये सिचुएशन है। टोटल लायबिलिटी साइड, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो इंटरनल पर्सन है, जो ओनर्स हैं कंपनी के, उनको पेमेंट करनी है हमें। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, कंपनी जब बंद होगी तो उनका पैसा वापस किया जाएगा, तो ये भी एक लायबिलिटी हुई। तो बैंक से लोन लिया वो भी वापस करना है, ओनर से कैपिटल लिया वो भी वापस करना है, बस टाइमिंग का फर्क है। ओनर का पैसा तभी वापस करना है जब कंपनी बंद होगी, और बैंक का लोन जिस टाइम के लिए लिया उतने टाइम के बाद वापस करना है। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो, टोटल डेट बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर दो कैटेगरी, एनसीएल और सीएल। अब क्वेश्चन पर आते हैं जी वापस। इन कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल डेट्स आर कंसीडर्ड, बताइए। फॉल्स है जी। ऑल का मतलब सारे के सारे आ गए इसके अंदर, एनसीएल और सीएल, जबकि सिर्फ एनसीएल कंसीडर किया जाता है, फॉल्स हो गया। 30 पॉइंट पर आएंगे, 30 पॉइंट पढ़ें। डेबिट बैलेंस इन सरप्लस, सरप्लस मतलब जी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का बैलेंस बचा होता है एट द एंड, उसका डेबिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? वो लॉस इज नॉट डिडक्टेड टू कैलकुलेट एसएफ। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि एसएफ शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। सरप्लस जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा प्लस होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस होगा। फॉल्स हो गया ये। 31 पर आ गई। The objective of calculating proprietary ratio is to measure proportion of total assets financed by SF. सही लिखा है? Yes. फॉर्मूले में भी यही आता है। In debt to total assets ratio, debt includes only long term borrowings and provisions. सही लिखा है जी? Debt में दो ही आइटम आती हैं। Interest coverage ratio shows amount of profit available to cover interest. फॉर्मूला यही है इसका? Yes sir. 34. The formula for trade payable turnover ratio is net credit purchase upon average trade receivable. तो ये गलत है। Average trade payable आना चाहिए था, इसलिए false हो गया। Fill in the blanks पर आते हैं। पहला वाला पॉइंट है कि dash establishes the relationship between proprietor's funds and total assets. Proprietary ratio सही है। The formula to calculate return on investment PBIT upon capital employed into member। इसका दूसरा नाम क्या है इस रेशियो का? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 30 ऑपरेटिंग रेशियो एंड डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को ऐड करके 100 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री उसे कहते हैं जो कंप्लीट दो चीज को मिलाकर कंप्लीट हो जाए चीज। कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स पढ़े आपने इकोनॉमिक्स में। ट्रेड पेबल्स किन दो चीजों को ऐड करके होता है? Debtor और बिल्स रिसीवेबल। 15 सेल पता है 18 लाख, जीपी पता है 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है। सेम क्वेश्चन जो हमने करा था आज की क्लास में, सेम क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई करने कर से। 6 क्वेश्चन लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। Yes sir. ठीक है। ट्रेड पेबल्स किन दो चीजों को ऐड करके आता है? क्रेडिटर्स और बीपी बिल्स पेबल। 8 अ रेशियो रिफ्लेक्ट्स डैश एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। बताइए, मतलब एक किसी चीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्ट हो गया इसका, रेशियो के अंदर प्रॉफिट वाली रेशियो भी आएगी। रेशियो रिफ्लेक्ट्स डैश एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स, मतलब कंक्लूसिव एस्पेक्ट कह सकते हैं इसके अंदर, इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसमें आंसर लिखा हुआ है जी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये अमाउंट की फॉर्म में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, क्वांटिटी हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, या फिर कंक्लूसिव एस्पेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं इससे। 9 पॉइंट, करंट रेशियो दे रखी है 2:1 और हमने करंट लायबिलिटी पे कर दी, तो करंट रेशियो क्या होगा? करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो दोनों जगह माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस है और न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर प्लस हो जाएगा, इंप्रूव। डैश रेशियो इज बेटर फॉर लिक्विडिटी, देखिए क्विक रेशियो ज्यादा बेटर है क्योंकि स्टॉक जो है वो हाईली लिक्विड नहीं होता, इसलिए करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो की 1:1, डेट इक्विटी की 2:2, डेट इक्विटी की भी 2:1 है। 14 पॉइंट, advocate is a shareholder, he wants to decide whether he should hold his shares in a company or not, कंपनी में पैसा लगाए रखे कि नहीं लगाए रखे, कंपनी के प्रॉफिट अगर अच्छे हो रहे हैं तो लगाए रखें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेक करेगा। 15, डैश रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच कंपनी कैन पे इट्स लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए कौन सी रेशियो बनी हुई है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनी हुई है। प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी होती है? आइडियल नहीं, प्रोप्राइटरी रेशियो तो क्या होता है, न्यूमरेटर में है शेयर होल्डर्स फंड्स, डिनोमिनेटर में है टोटल एसेट्स। जैसे कि डेट इक्विटी होता है 2:1, मतलब लोन डबल होना चाहिए कंपनी में ओनर्स के पैसे के मुकाबले, तो ओनर का पैसा मतलब आधा होना चाहिए, तो 50% हो गया, तो 50% आ। अब रेशियो की फॉर्म में 1 शुरू हो जाता है, लिखो दोनों सही है। 17 पॉइंट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी ओवरऑल कितना कमा रही है। 18 पॉइंट, लिक्विडिटी रेशियोज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन शायद है ना, यस 6 पॉइंट में भी आया था सही क्वेश्चन। 19, कौन सी दो आइटम है जो करंट रेशियो के टाइम नहीं लेते हैं? लूज। डेबिट बैलेंस है अगर पीएनएल का तो माइनस कर देंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए? एसएफ है ना, सरप्लस क्रेडिट मतलब लॉस है, एसएफ में से माइनस करेंगे इसको। 21, इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश रेशियो टू मेजर टोटल एसेट, कितना पैसा एसएफ में लगाया, कौन सी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो में एसएफ और टोटल एसेट आएगा। 22, डैश एस्टैब्लिशेस नंबर ऑफ टाइम्स amount invested in trade receivable is turned into sales, कौन सी रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। 23, वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ है, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। 24, फॉर्मूला पूछा हुआ है जी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। 25, जीपी में अदर इनकम ऐड कर दी, क्या माइनस करूं कि नेट प्रॉफिट आ जाए? एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो पढ़ा था मैं 11th क्लास में। 26, कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सीनियर्स पर आ गए जी। व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हिच रेशियो लूज टूल्स को इग्नोर करते हैं? करंट रेशियो। सेकंड, करंट रेशियो डैश indicates lack of liquidity and shortage of capital, करंट रेशियो ऐसा इंडिकेट करे कि लिक्विडिटी की कमी है, तो हम सकते हैं लो करंट रेशियो इफ इज वेरी लो देन इट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी या शॉर्टेज। सही है, लेस देन आइडियल रेशियो भी सही। थर्ड क्वेश्चन जी, इन्वेंटरी को एक्सक्लूड क्यों कर देते हैं लिक्विड एसेट से? क्योंकि इसे तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश। फोर्थ पॉइंट, डू यू थिंक दैट अ लो प्रोप्राइटरी रेशियो इज अ डेंजर सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स? प्रोप्राइटरी रेशियो अगर बहुत कम है
मतलब कि ओनर्स का पैसा बहुत ही कम लगा हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रखा है, तो लोन वालों के लिए रिस्की है चीज़, बहुत ज़्यादा लोन है तो कंपनी डूब सकती है। ट्रू हो गया जी, सही है। व्हाट डज हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, कि हम कम से कम स्टॉक रख करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए, Yes. स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो रहा है क्विकली। 60 आइडेंटिफाइड द रिलेटेड रेशियो, इट मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। लॉन्ग टर्म लेंडर्स को सेफ्टी किस चीज से, जिनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल वो मिले टाइम पर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। 7th व्हाट डज लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सजेस्ट, कि हम हमारा पैसा मैक्सिमम टाइम तक ब्लॉक रहता है डेटर्स पे, हम जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे पैसा। 8th do you agree with the view that a higher average collection period is an indication of efficiency? कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में पैसा मिलता है डेटर से हमें, वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, लेट अगर मिल रहा है तो एफिशिएंसी नहीं। फॉल्स हो गया जी आंसर। पार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया जी आप लोगों का टर्म 1 में। एग्जाम की कोचिंग स्कूल में 8 से हो गया बताने को। 22 को अकाउंट्स पर 22 को अकाउंट्स पर टेस्ट यूटी है, यूटी प्री बोर्ड सर, प्री बोर्ड मेरे लिए प्री बोर्ड दिए हुए टर्म 1 से पहले के प्री बोर्ड। Yes. 22 से स्टार्ट है आपके स्कूल में, 8 से स्टार्ट है सर। आप इसी मंथ के 8 से स्टार्ट है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही। ऑफलाइन है स्कूल में, सारे टेस्ट ऑफलाइन हो रहे हैं सब पे, Yes, sir, online. स्कूल में ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहा है 21 को है। मेरे तक 7-8 से है सर। इसी में 7-8 से ऑफलाइन हो रहे हैं फुल कोर्स पे। Yes. इस संडे से या फिर नेक्स्ट संडे से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी Okay, sir. फुल कोर्स वाली, तैयार रहें, रिवीजन चालू रखें। टर्म 1 की पूरी। हाँ जी, टर्म 1 का पूरा Yes. Next इस Sunday. संडे से या फिर इससे नेक्स्ट संडे से शुरू हो जाएगा, तैयारी चालू रखें, बाकी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। Next Sunday, sir. ठीक है, जा सकते हैं।